हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 9th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। कहते हैं जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक पार्ट है। ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये रिलेटेड विद द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। इसमें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक डेब्ट और डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करेंगे। कहते हैं ये जो फिस्कल पॉलिसी है इज़ रिलेटेड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट्स। इट रेफर्स टू, इसको बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी कहा गया है। इसका जो दूसरा नाम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी है और टैक्स एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी है। फिस्कल पॉलिसी जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर। फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है जो डील करता है टैक्सेशन पॉलिसी के साथ, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ, डेफिसिट फाइनेंसिंग के साथ और पब्लिक डेब्ट के साथ। कहते हैं जो फर्स्ट वाला है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी वो तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है और बाकी की जो तीन है वो उसकी इनकम से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट कैसे अपनी इनकम का सोर्स देखती है। गवर्नमेंट का इस फिस्कल पॉलिसी लाने का मेन यही पर्पस होता है कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है। तो कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे A.G. बुचलर क्या कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब है जिसमें हम पब्लिक फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, बोरोइंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी नेशनल इनकम को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही कि पहले हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है कंट्री की। दूसरा, हमने सेविंग को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना है, डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना है। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ बनी होती है ना अर्बन और रूरल एरियाज़ में, उसकी बात हो रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना है और जितने भी हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। इस चैप्टर में जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो इसकी टूल्स और टेक्निक्स है जिसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। देखो इसके 4 टूल्स है। पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, दूसरा है टैक्सेशन पॉलिसी, तीसरा है पब्लिक डेब्ट पॉलिसी और चौथा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। मैंने पहले ही बताया इसका जो पहला टूल है वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है और रिमेनिंग 3 इनकम से रिलेटेड है। तो हम पहली बात कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या होती है। देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक होती है डेवलपमेंटल और एक होती है नॉन डेवलपमेंटल। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जब हम किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा हमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से अकेले नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। जैसे सपोज़ करो कि हमने ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट करनी है, इरिगेशन, पावर सप्लाई, पावर प्रोजेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब जो पॉसिबल है वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर से ही पॉसिबल है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मे बी मेड इन मैनी वेज, जैसे कि हमें पब्लिक इंटरप्राइजेज़ की डेवलपमेंट करनी है। कहते हैं जो हमारी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती है वो बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकती, उनके पास इतनी कैपिटल्स नहीं होती है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ पब्लिक एक्सपेंडिचर से ही हम कर सकते हैं। 1956 में जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी तो गवर्नमेंट ने इन सभी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था। सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रिस्क अवेल करने की कैपेसिटी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता, इसलिए पब्लिक सेक्टर उनको कंप्लीट करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स है, डैम्स है, ट्यूनल है, ब्रिज है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट्स है, इन पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही पॉसिबल है। सोशल वेलफेयर, बिल्कुल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा जो है हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वीकर सेक्शन को उठाना, इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में काउंट किए जाते हैं। सेकंड आपका आता है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट में रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक सबसे अच्छा सोर्स है। जो टैक्स है वो 2 तरीके से लगाया जाता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
कहते हैं डायरेक्ट टैक्स असेसी को डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को पे करने होते हैं, इसमें इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ये इनकम के साथ साथ बढ़ता और घटता है। जैसे रिच पीपल की इनकम ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और लोअर इनकम क्लास ग्रुप को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट्स को दिया जाता है। जैसे कि जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, वो जो पब्लिक है जिसमें काम कर रही है वो गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली पे करती है इनडायरेक्टली। इसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, जीएसटी, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, वो इनकम के साथ बढ़ता और घटता है। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर नहीं है, वो जितने भी इनकम क्लास ग्रुप है, चाहे लो है चाहे हाई है, सबको पे करना पड़ता है। क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी काम करती है, क्योंकि काम करने वाले तो मैन्युफैक्चरर एक जैसे होते हैं तो उन पर एक जैसा रेट लगता है, तो सेम रेट से हर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी में चार्ज किया जाता है। फिर कहते हैं इसमें जो टैक्सेशन पॉलिसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकम जनरेट का एक सबसे अच्छा सोर्स है। टैक्सेस जो है इनकम जनरेट का एक सबसे अच्छा सोर्स है, ये एवरी ईयर राइज होता रहता है। गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से टैक्स लगाती है, तो रेट ऑफ टैक्स कम डाउन हो जाएगा लेकिन कलेक्शन हमेशा बढ़ती रहती है। सेविंग को बढ़ावा देता है। टैक्सेशन पॉलिसी आने की वजह से सेविंग्स को प्रमोशन मिली है। बहुत सारे टैक्सेस है, जैसे टैक्स कंसेशन है, टैक्स डिडक्शंस है, वो सेविंग पर लगाई जाती है। जैसे सेविंग इन प्रोविडेंट फंड है, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, या सेविंग थ्रू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सेविंग थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स हैं। अब कहते हैं हम कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है, कि जितने भी बैकवर्ड और रिमोट एरियाज़ हैं उनकी प्रमोशन का एक सबसे अच्छा सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारी रिबेट्स, कंसेशन और हॉलीडेज़ बेनिफिट्स उन इन्वेस्टमेंट पर दिए जाते हैं। इक्वेलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बिल्कुल इक्वेलिटी बनी हुई है, क्योंकि ज़्यादा इनकम वाले को ज़्यादा टैक्स पे करना होता है, कम इनकम वालों को कम टैक्स पे करना होता है, लेकिन ये सब डायरेक्ट टैक्स के बेस में ही होता है। अब जैसे जीएसटी है वो जनरली जो है लग्जरी गुड्स पर लगती है, जो कि हाइयर रेट से चार्ज होती है, लेकिन जो नेसेसरी गुड्स है उन पर लोअर रेट ऑफ जीएसटी चार्ज किया जाता है। अब हम बात करते हैं पब्लिक डेब्ट पॉलिसी। कहते हैं हमारी कंट्री की इकनॉमिक की डेवलपमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट्स जो है सिर्फ कुछ ही मेथड से इनको कलेक्ट नहीं कर सकती। बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे बहुत जनरली जो हमारी पॉपुलेशन है वो पुअर है। एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है टैक्सेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कुछ जो है ब्लैक मनी का सहारा ले लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते, ये सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जाती हैं। थर्ड कहता है कि जो टैक्स लगाया जाता है फिर अप टू टैक्सेबल इनकम पर ही लगाया जाता है, तो पब्लिक डेब्ट भी एक अच्छा सोर्स है आपका इनकम जनरेट का। जैसे कि इंटरनल डेब्ट होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल डेब्ट का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। इसमें जो छोटी छोटी सेविंग है उसको कलेक्ट किया जाता है। जनरली जैसे लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट देना शुरू करता है, उसे आगे इन्वेस्ट करके फर्दर इनकम जनरेट करता है, ये सब इंटरनल डेब्ट में काउंट होते हैं। और जो एक्सटर्नल डेब्ट है, कहते हैं इंडिया की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो सिर्फ इंटरनल डेब्ट से ही पूरी नहीं हो सकती, हमें कुछ पैसा जो है अब्रॉड से भी बोरो करना पड़ता है। तो इसका मेन प्लस पॉइंट ये होता है, जब हम फ़ॉरेन से वो लोन कैरी करते हैं तो फ़ॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट्स होता है। फोर्थ इसका जो टूल्स है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग को बजटरी डेफिसिट भी कहा गया है। बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर से देखिए, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, डैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो गवर्नमेंट्स होती है वो आरबीआई से लोन लेती है, और ये जो लोन है वो आरबीआई क्या करती है, नए नोट इशू कर देती है, और नए नोट इशू करने की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है और मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और मनी की वैल्यू कम होने से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग क्रिएट होती है। जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ है इंडिया जैसे, लेवल ऑफ इनकम उनकी कम होती है। इनकम कम होने की वजह से उनकी सेविंग कम होगी, सेविंग कम होने की वजह से टैक्स भी उनका कम होगा। तो लो सेविंग होने से लो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट तभी पड़ेगी जब प्राइस लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और लेस नंबर ऑफ़ गुड्स इन एक्सचेंज रेट में आ जाएंगे।
तो गवर्नमेंट इंडिया क्या करती है, डेफिशिट फाइनेंसिंग को पहले प्लान्स में यूज़ किया करती थी, बट जो प्रेजेंटली गवर्नमेंट है वो डेफिशिट फाइनेंसिंग को अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंक्रीज़ नहीं हो पाती, आपकी मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और मनी की वैल्यू कम होने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट राइज टू एफिशिएट इन द डेफिशिट फाइनेंसिंग. These 4 points we are discussed in these chapters. Then first one is public expenditure policy. This is related with the expenditure amount. Then second one is taxation policy, public debt policy. Then last one is deficit financing.